इंस्टाग्राम खोलेंगे, अपनी पुल शॉट की रील्स दिखाएंगे कि रोहित भाई देखें आपका पुल अपनी जगह है, लेकिन हम भी कुछ पुल मार लेते हैं। खैर एट द एंड नेशनल स्टेडियम ठीक है यार, वो मतलब ग्राउंड हिस्टोरिक है, बट वो ऐसा कोई खूबसूरत तो नहीं है। हाँ, वो बड़ा ग्राउंड जरूर है कि हाँ भाई उसकी। अगर आपको कभी चांस मिले तो आपका आइडियल प्लेयर कौन होगा दुनिया में जिसके साथ बैटिंग करना चाहेंगे? विराट कोहली। विराट कोहली। Yes. पाकिस्तान से? पाकिस्तान से किसके साथ बैटिंग करना चाहूँगा? कोई ओपनर, फखर जमान। बाबर आजम नहीं? सेम हो जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसे आना हुआ? आपने बुला लिया, हम आ गए। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले हमारा एक सेगमेंट होता है इंट्रोवर्स। उसमें ये होता है जो भी हमारा गेस्ट होता है उसको हम कोई सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो में उस बंदे को अपने बारे में 1 मिनट में बताना होता है कि वो क्या है। सही। So, आप इमेजिन करें आप एक प्लेन में जा रहे हैं एंड आपकी बराबर वाली सीट में रोहित शर्मा आके बैठ के, तो आप 1 मिनट में उनको अपने बारे में क्या बताएंगे जो वो याद रखें? जो वो याद रखें भाई, हम उनको सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलेंगे, अपनी पुल शॉट की रील्स दिखाएंगे कि रोहित भाई देखें आपका पुल अपनी जगह है, लेकिन हम भी कुछ पुल मार लेते हैं। खैर एट द एंड ये तो खैर मजाक है, लेकिन एट द एंड उनसे पूछेंगे कि यार हम तो, जो मैं वैसे बेसिकली पुल नहीं मारता हूँ, मैं हुक मारता हूँ, जिसको मैं पुल कहता हूँ ये लोग समझते हैं। बेसिकली वो हुक होता है विद द पेस यूज करके, बट रोहित शर्मा किसी भी बॉल को पुल कर देता है मिड विकेट पे। तो वो उनसे हम पूछेंगे और पूरे रास्ते में हम यही पूछेंगे कि कैसे कर लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे अपने बारे में, कोई ऐसी बात जो उनको याद रह जाए? जो उनको याद रह जाए, वो रील याद रहेगी कि मैं बोल के मारता हूँ। और अगर ऑडियंस को बताना चाहें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट आपको अभी नहीं जानते हो, तो उनको अपने बारे में कोई ऐसी बात या इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल। सो भाई मेरा नाम है मोहम्मद उमर सिद्दीकी और आप सब मुझे क्रिकविस्टेड के नाम से जानते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे मैं कंटेंट बनाता हूँ क्रिकेट का, गोप्रो लगा के सर पे, और कोशिश करते हैं कि कराची के जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ से अच्छी क्रिकेट आपको दिखाई जाए, जिसमें हमारी टीम का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जैसे कि मेरी खानदान क्रिकेट क्लब टीम है। सो वहाँ पे हम थोड़ा सा फनी साइड ऑफ द क्रिकेट देखते हैं कि तफरी वाली क्रिकेट, और एक दूसरी टीम है राइजिंग स्टार्स, वहाँ पे हम थोड़े प्रोफेशनल क्रिकेट देखते हैं। तो इस तरीके से आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने चैनल पे ना सिर्फ कंटेंट बनाऊं बल्कि लोगों को भी सीखने का मौका मिले, और साथ साथ हमारे लिए भी एक सीख होती ही है ऑफ कोर्स व्हेन वी आर डूइंग व्लॉग्स, तो हम आके भी देखते हैं कि हाँ यार इस मैच में मैंने ये गलती की। सो एक बहुत अच्छी समझ लो साइकिल बन जाती है, ना सिर्फ कंटेंट से बल्कि ये है कि अपने लिए भी फायदा होता है और दूसरों को भी बहुत फायदा होता है। जैसे बहुत से लोग बाहर मुमालिक से देखते हैं, सो अगर मैं भी बाहर जाऊंगा और मैं बाहर क्रिकेट नहीं खेलता तो आई विल डेफिनेटली वॉच अ लॉट ऑफ व्लॉग्स जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, बिकॉज मैं वो काम करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा। सो इस तरीके से आई डू मेक कंटेंट। तो मेरा आपसे जो नेक्स्ट बात जो जिसकी वजह से आप फेमस हैं वो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी है, सही है, बट मेरा ये था कि पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करें कि एक उमर जो है वो क्रिकेट से पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था वो, तो मुझे था कि पहले उसको भी एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, आपने बताया जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब आप क्लब के मैचेस खेल रहे थे, तो इसका मतलब आपकी क्रिकेटिंग जर्नी तो उससे पहले स्टार्ट हो गई होगी। हाँ, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट की, बचपन में कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, क्रिकेटिंग जर्नी तो देखो बचपन से हमारी एकेडमी गए थे किसी? नहीं, एकेडमी नहीं, जाने का ख्वाब था। आज भी जब बच्चों को देखता हूँ एकेडमी जाते हुए तो दिल को एक ना वो सुकून मिलता है, अरे यार मतलब इस बच्चे का ख्वाब पूरा हो रहा है। ख्वाब मतलब ये था कि यार बस हार्डबॉल खेलने को मिले अपने एज की गैदरिंग से, बट वो नहीं मिल सकी क्योंकि वो स्कूल वगैरह की तरफ इतना था, मेरे घर के करीब इतनी कोई एकेडमी थी नहीं, तो इसलिए एकेडमी नहीं जा सका कभी। जो खेला वो गली क्रिकेट में ही खेला। एट द एंड टेप बॉल से स्टार्ट हुआ। हाँ, टेप बॉल से, वो तो बचपन से अपना बैकयार्ड भी था घर का, तो वहाँ पे खेलते रहते थे हम लोग। फिर 2014 में फर्स्ट टाइम हार्डबॉल का एक्सपोजर मिला स्कूल में इंटर स्कूल मैचेस हो रहे थे, उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर का हसन खान आपको पता होगा, तो वो टूर्नामेंट खेला था, बेकिन हाउस से खेला था वो। सो वो टूर्नामेंट हमने खेला था फर्स्ट टाइम, और कराची में पता नहीं मेरे ख्याल है 50+ स्कूल्स से आपस में उनके मैचेस थे, वहां से हार्डबॉल का एक्सपोजर मिला। उसके बाद फिर अगेन पॉज आ गया। आपको पता है इंटर लाइफ कितनी मुश्किल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें तो क्रिकेट नहीं खेली। उसमें क्रिकेट
नहीं खेली, सिर्फ टेप बॉल खेली। सही। उसके बाद पे जब सेकंड ईयर का वक्त आया ना, तो फिर थोड़ा सा आसान हो गई थी चीजें, तो फिर सुबह हम जाते थे सीमेंट वाले ग्राउंड पे जिसमें सही। मट्टी होती है ना, तो उसमें खेलते थे हम्म, हार्ड बॉल क्रिकेट। सही। तो वहां से समझ लो दोबारा 2017 में हमने खेलना स्टार्ट किया। देन 2018 में जब यूनिवर्सिटी सिक्योर हो गई, देन क्लब क्रिकेट भी साथ शुरू हो गई, साथ साथ हम अपने ग्रास वाले ग्राउंड्स पे दूसरे मैचेस भी खेलना शुरू हो गए। और ये इस तरह क्लब क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुई? यार क्लब बेसिकली यूनुस खान हमारे जो फॉर्मर टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान के, तो वो हमारे वहाँ के समझ लो प्ले फाउंडर कह लो, मेंबर कह लो, कैप्टन कह लो, कोच कह लो, व्हाटएवर। तो वो हमारे सब कुछ थे वहाँ पे। स्टील टाउन के क्लब से मैं खेलता था, गुलशन हदीद से, ठीक है। सो वो ये था कि वो क्योंकि मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो अब्बू ने बोला कि भाई अब इसकी यूनिवर्सिटी हो गई है कंप्लीट, अब इसको क्लब में खेलना है। तो चाहता तो मैं अपने घर के करीब कहीं खेलता, लेकिन वो एक अट्रैक्शन थी ऑफ कोर्स कि आपको यूनुस खान जैसे पाकिस्तान के कैप्टन के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। सो उसके लिए फिर मैं यहाँ से जौहर से जाता था स्टील टाउन हर संडे बाय बस, और वहाँ पे मैं 40 ओवर्स का मैच खेलता था। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, तो जितना कुछ भी सीखा है, टेक्निक, वर्क एथिक्स, प्रैक्टिस और ग्राउंड फील्डिंग वगैरह सारी चीजें वो फिर वहीं से सीखी हैं, उनके अंडर, उनके साथ बैटिंग किया हाँ, उनके साथ बैटिंग करना। क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब अनबिलीवेबल था, याद नहीं आता, मतलब क्योंकि वो चीज रिकॉर्डेड नहीं है। तो वो बिल्कुल एक बस समझ लो एक मेमोरी है जो मेरे दिमाग में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। नर्वस तो होंगे ऑब्वियसली आप? नर्वस इतना नहीं था। क्यों? क्योंकि तकरीबन उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिला मुझे कोई 6 से 8 महीने बाद। सही, तो जान चुके थे आप? कभी मैं आउट हो जाता था तो बैटिंग करते थे। अच्छा, वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो एक नंबर पे बैटिंग करे, वो अपने नंबर को शफल रखते थे, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी में तमाम क्रिकेट तो खेल लिए। ही वाज जस्ट प्लेइंग फॉर हिज ओन प्रैक्टिस या फन कह लो, शौक है उन्हें, तो वरना उनको क्या जरूरत है हमारे साथ खेलने की। तो ये है कि कभी जो है नहीं मिलता था मौका ना, साथ बैटिंग करने का नहीं मिलता था। या तो वो मैच फिनिश करके आ जाते थे, या हम जल्दी आउट हो जाते थे तो वो बैट करते थे। तो जब मिला मौका तब तक काफी अच्छी जो है वो इंटरेक्शन हो चुका था, काफी लर्निंग हो चुकी थी, तो ऐसा नर्वसनेस फील हुई नहीं। अच्छा लगा खेल के, और ऑन द पिच हर शॉट के बाद वो सिखा रहे होते थे कि इसको इस तरह पंच करो, ऐसे करो। तो बहुत यादगार मेमोरीज हैं वो। उनसे कोई ऐसी टिप्स जो आज तक उनकी काम आ रही है आपके? हाँ, एक दो तीन है। वो एक तो ये कि वो ऑन फील्ड ना, क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी जोन की, तो वो मैच के दौरान सिखा देते थे, क्योंकि उनको पता होता था मैच तो कहीं नहीं जा रहा, मैच हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 से 3 135 140 पेस के बॉलर थे, तो वो तो उड़ा के रख देते सामने टीम वाले को। तो हम लोग सिक्योर होते थे। मैच में उतरने से पहले हमें पता होता था कि यार मैच तो हम जीत रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो तो नहीं हारना। तो उसमें क्या करते थे वो कि जैसे मैं नया नया आया था, उन्होंने मुझे बाउंड्री में भेजा। अब इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर सामने भी हैं, हमारी टीम में भी हैं, तो नॉर्मल नहीं होता, बहुत तेज शॉट आता है। अगर कैच वगैरह आता है ना, तो हाई कैच से ज्यादा बहुत फ्लैट आता है। तो उन्होंने मुझे वहां खड़ा किया, विद द विंड आ रही थी बॉल। उन्होंने मुझे भेजने से पहले बोला कि जब बॉल तुम्हारे पास आए तो बॉल के पास मत जाना, वेट करना, क्योंकि हवा खुद लेके आएगी आपके पास। हमने बोला ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉट लगा तो वो एक मसल मेमोरी होती है, इंसान आगे चला जाता है। हम आगे आ गए, बॉल ऊपर से चली गई, छक्का हो गया वो। हालांकि वो मैं कैच कर सकता था, बट वो छक्का हो गया। तो वो मुझे आज तक याद है, जब उस पर उन्होंने मुझे डांटा था कि मैंने आपसे क्या कहा था, आपसे मैंने क्या कहा था। वो जाहिर सी बात है उस तरह नहीं डांटा था उन्होंने, लेकिन जिस कैलिबर या जो रिस्पेक्ट है हमारे दिल में उनके लिए, तो वो एक सिर्फ समझ लो वो एक जुमला भी जो है उस वक्त बहुत वो हुआ था कि यार कहा भी था इन्होंने और हमने जो है गलती की है। तो वो आज तक मुझे याद है, और तब से लेके आज तक मैं कभी भी आगे नहीं जाता बॉल पे। आई विल वेट बेस बना के, हाँ जब क्लियर हो गया कि बॉल आ नहीं रही, अब जाना है बॉल पे, तो फिर आप जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन था समझ लो। और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये है कि ये बनाता है। वैसे मैंने एकेडमी क्रिकेट भी खेली है, क्लब क्रिकेट भी खेली है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जितना आप क्लब क्रिकेट से सीखते हो ना, उतना एकेडमी आपको नहीं सिखाती। मेरा पर्सनली मैंने ये देखा है, क्योंकि आपको मैच प्रैक्टिस की जो बात होती है वो मे बी नेट्स पे इतनी नहीं होती, मेरा पर्सनली जो है देखा है।
और क्योंकि मेरा भी यूनुस खान के साथ इंटरेक्शन हुआ था क्योंकि मैं यूबीएल में खेलता था, तो वो यूबीएल डिपार्टमेंट में भी थे उस वक्त। हाँ तो मैं नेट्स कर रहा था एक दिन, तो यूनुस खान ऑब्वियसली नेट्स करने आए, तो मैं बॉलिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो, मैंने कहा मैं स्पिन बॉलिंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा करके दिखाओ। तो मैंने करी, तो मतलब बैट्समैन जो था उसने ब्लॉक किया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर जितना तुम ज़्यादा फ्लाइट से बॉल करोगे इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो एक ऐसे मतलब हम पाकिस्तान के तो लेजेंड हैं, तो वो जो भी टिप देते हैं तो आपको बाद में भी काम आती रहती है। तो ये मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया। अच्छा, एक और बात जो मुझे आपसे पूछनी थी कि अब आपने पूरे ट्रांजिशन किया, क्लब क्रिकेट खेली यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह, उसके बाद आपको मैंने कुछ टाइम, अच्छा मेरा एक दोस्त है उसका नाम अब्दुल हादी है, वो अभी भी क्रिकेट खेलता है ऐसे जैसे आप खेलते हैं क्लब क्रिकेट एंड यूनिवर्सिटी क्रिकेट। तो उसने मुझे आपको बताया कि एक प्लेयर है क्रिकेट के नाम से, तो तुम इंस्टाग्राम पे जाके देखना। मैं उससे ऐसी बात कर रहा था कि भाई मुझे कोई प्लेयर बताओ जिनको मैं पॉडकास्ट में बुलाऊँ, तो उन्होंने आपका मुझे बताया। तो मुझे आपका उससे पहले पता नहीं था। तो ही वाज टेलिंग मी कि आपका पूरी जर्नी वो थोड़ी सी मुझे बता रहा था। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे खुद बताएं कि आप ये GoPro की तरफ कैसा है, रिकॉर्डिंग की तरफ कैसा है, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? किसी अब्दुल हादी जाफरानी, अब्दुल हादी सुहेल। अच्छा सही है। तो GoPro की तरफ कैसे आया, देखो YouTube पे जब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने क्यों शुरू? हाँ ये अच्छा सवाल है। बेसिकली आपको अगर याद हो, आपने देखा होगा एडम गिलक्रिस्ट को GoPro पहने हुए। एग्जैक्टली अच्छा 2014 लॉर्ड्स में। एग्जैक्टली तो जब उसको देखा था ना, आई वॉज लकी इनफ कि मेरे घर पे सेम वो GoPro था। अच्छा ठीक है, नहीं बल्कि उसने GoPro Hero 4 यूज किया था और हमारे पास GoPro Hero 3 था। ठीक है। अब क्यों था, क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो फिशिंग बहुत करते हैं ना, स्पोर्ट्स फिशिंग वगैरह उनका बहुत शौक है, तो वहाँ पे एक्शन कैमरा चाहिए होता है। और GoPro अब तो चलो बहुत सारे एक्शन कैमरा आ गए हैं, Insta360, DJI बहुत मार्केट में आ गए हैं, पहले सिर्फ GoPro होता था। तो GoPro Hero 3 हमारे पास था। अब्बू फिशिंग में रिकॉर्ड करते थे, वाटर प्रूफ, अंडर वाटर सब कुछ होता था। सो मेरे पास कैमरा था, बट आई नेवर थॉट कि इसको हेलमेट पे लगाया जा सकता है। जब वो देखा हमने यार एडम गिलक्रिस्ट ने, यार ये क्या पीओवी है यार, तो बेहतरीन मतलब बॉलर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा था ना। तो मैंने बोला यार ये तो अब मैं करूँगा। तो हमने क्या शुरू किया कि मैंने हेलमेट माउंट खरीदा दराज वगैरह से, और मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू किया कि यार घर आके देखूंगा कैसा व्यू आता है। फिर समझ लो वो थोड़ा बहुत उस वक्त रिकॉर्ड किया। वो GoPro Hero 3 इतना बुरा रिजल्ट था ऑफ कोर्स, तो वो जब रिकॉर्ड किया तो वो इतना मजा आया नहीं यार। हमने बोला सही है, ये इस तरह का नहीं है कि किसी को दिखाएं, खुद देख लिया ठीक है। तो ऐसे ही चलता था कि बस व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया कि भाई टुडेज बैटिंग, बस फिर ये इतना होता था। फिर GoPro Hero 4, अच्छा अब्बू हमारे अपग्रेड कर रहे थे, GoPro Hero 4 पे अपग्रेड कर लिया। सो 2019 की बात है, कोविड से जस्ट बिफोर, तो तब मैंने वो GoPro Hero 4 दोबारा लगाया। आई थॉट कि GoPro Hero 4 भी इतना अच्छा रिजल्ट शायद ना दे, बट मैं भूल गया था कि एडम गिलक्रिस्ट ने भी वही यूज किया था। तो मैंने यूज किया, अच्छा रहा। तो मैंने अपने अभी जो चैनल है, इसी चैनल पे वीडियोस डालना शुरू की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये लिंक बना के मैं अपने दोस्तों को भेज सकता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे भेजूंगा कंप्रेस होगी फाइल वगैरह वगैरह। तो यूट्यूब को इस तरीके से यूज किया कि अपनी क्लिप निकाली, भाई टुडेज बैटिंग करके 28 रन ऑफ दिस बॉल करके लगाना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, और अपने स्टेटस पे लगा दिया, दोस्तों को भेज दिया, ग्रुप पे भेज दिया, इस तरीके से। तो ये किया कुछ टाइम, फिर क्रिकेट मैंने ऑफ ले ली 2021 से 2022 आई डिडंट प्ले एनी क्रिकेट, सही है। तो उसके बाद मैंने देखा, सबसे पहले मुझे मेरे कजन ने दिखाया, ओजैन ने, अदील ब्लॉग्स, ठीक है, कि रमजान में यार ये देखो टेप बॉल क्रिकेट ना, तुम्हारा शौक कोई और पूरा कर रहा है, सही है। मैंने देखा यार बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार टेप बॉल वैसे तो बहुत दिखाते हैं तैमूर मिर्जा वगैरह, लेकिन एक होता है ना अपने पर्सपेक्टिव से दिखाना, दोस्त और वो गैदरिंग, वो सारी चीजें, वो देख के, और मैंने देखा कि यार वो उस पे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है कंटेंट। सो वो उसका समझ लो एक अप्रूवल मिल गया कि यार मतलब ये चीज दिखाई जा सकती है, ये चीज मतलब मैं सोचता था कि कैन यू क्रिकेट देखता था, अगर आप मुझसे पूछो कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो वो कैन यू क्रिकेट थी, बट वो काफी बाद में मिली थी, लाइक 2022 में।
बट मुझे लगता था नहीं यार ये इंग्लैंड में बना रहा है ना, हाँ। अच्छे ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड यहाँ है, एक्सेप्टेंस नहीं तो होगी। यहाँ उसकी क्या हो गया एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं है। अच्छा उस वक्त मैं ग्राउंड भी कोई बहुत अच्छे ग्राउंड्स में नहीं खेल रहा था, सो आई थॉट कि नहीं यार ये चीज यहाँ नहीं चल सकती। मेरा पर्सपेक्टिव था कि क्रिकेट का कंटेंट यहाँ कौन देखेगा इतना ना, बट वो वहां से किल हुआ। जो पर्सपेक्टिव था कि यार मतलब बेहतरीन चल रहा है, अगर टेप बॉल अच्छा दिखा रहा है एक बंदा और अच्छा व्लॉग बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो मैंने प्लान किया कि बस सही है, मैं अपनी जैसे ही ये डिग्री कंप्लीट करूंगा ना 2023 में, तो फिर मैं जो है व्लॉग्स बनाऊंगा। सो मैंने थोड़ा बहुत मैचेस भी रिकॉर्ड किए, मैंने बोला अब मैं इसको डालूंगा 2023 में। सो इत्तेफाक था कि मैंने बोला चलो इंस्पिरेशन के लिए कैन यू क्रिकेट दोबारा खोलते हैं, देख रहे हैं। तो इतने में नीचे एक और वीडियो आई शयान प्लेस क्रिकेट की, सही है। तो मैंने खोला, मैंने देखा यार ये तो पाकिस्तान में ही है बंदा, और ये इन्होंने भी कोई तकरीबन डाल दिए थे, मेरा ख्याल है 15-20 व्लॉग डाल दिए थे, और वो 2023 जनवरी फरवरी और फिर वो मार्च तक जा रहा था। सो मैंने बोला यार शिट, ये तो हमसे पहले किसी ने टाइमली स्टार्ट कर दिया और अच्छा बना रहे हैं, और बैटिंग तो पता है बैटिंग तो बहुत खूबसूरत है उनकी। तो वो फिर हमने देखना शुरू किया यार, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए चलो ये दिस इज समथिंग जिससे मैं रेजोनेट कर सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड्स में मैं भी खेल रहा हूँ, यही मेरा गोप्रो भी होने वाला है। सो वो देख के मुझे एनालाइज हो गया नहीं भाई ये चीज तो चल रही है, ये तो चल सकती है। और जब मैंने पहले भी बनाए हैं व्लॉग्स तो बनाता हूँ, ठीक है, मतलब व्लॉग नहीं बनाया पहले रिकॉर्ड किया, तो व्लॉग बनाते हैं। सो हमने फिर व्लॉग बनाना सही से स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तो अपलोड करो। तो अगस्त 2023 था जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया अपलोडिंग, वरना मैं इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना के डाल रहा था, मेरा ख्याल है जून मई से अप्रैल मई से आई वाज डूइंग दैट। सो इस तरीके से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई कि 2-3 लोगों को देख लिया कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है, तो फिर हमने बोला अब मिस आउट नहीं करना, तो अपलोडिंग शुरू की। फिर उसके बाद स्टार्ट में ऑफ कोर्स इतना तो नहीं जल्दी ग्रो होता, बट इंस्टाग्राम अच्छा चला, उसके बाद फिर यूट्यूब भी आहिस्ता आहिस्ता होता गया, और फिर 2024 वाज अ गेम चेंजर कि उसमें फिर काफ़ी ग्रो हुआ यूट्यूब। क्योंकि मैंने भी जब आपका चैनल देखा ना तो फर्स्ट थॉट मुझे भी यही आया, शायद भाई का मुझे आया कि भाई ये इंस्पिरेशन शायद वहीं से आई है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगा, आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि आपने भी देखा उनको। सो अभी आपने बोला कि 2024 वाज अ गेम चेंजिंग ईयर, तो उसमें ऐसा क्या हुआ जो गेम चेंजिंग? यार इसमें बस कंसिस्टेंसी के साथ अपलोडिंग की मैंने, यूनिवर्सिटी से क्लियर हो चुका था, सो अब डायरेक्शन क्लियर थी कि अपना बिजनेस है और ये चीज़ है। अच्छा बिजनेस की वजह से टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि वो अपना काम है तो अपने हिसाब से मैनेज हो जाता है, कोई बाउंडिंग नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बेहतरीन तरीके से इसको फुल फ्लैश दिया कंटेंट क्रिएशन को यूट्यूब पे, और लोगों ने पसंद किया और अच्छा रहा। तो इस तरीके से गेम चेंजर रहा कि मतलब 2024 का अगर मैं स्टार्ट बोलूं तो स्टार्ट में मेरे होंगे 2000 सब्सक्राइबर, सही है। बाय द एंड ऑफ 2024 मेरे हो गए 50 प्लस थे, तो इट वाज गुड इनफ। तो इस तरीके से एक गेम चेंजर था कि जब आपके यूट्यूब पे पहले 10-15 हज़ार आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाए ना, वो चैलेंज होता है। जब वो मिल जाए आपको देन आपको पता लग जाता है कि यार मुझे ये वीडियोस डालनी है, यहाँ से मेरी ये ऑडियंस बनती जा रही है, और वो फिर डबल होती जाती है ऑडियंस आपकी। फिर आपको पता होता है बस मुझे ये करना है, अब रेगुलर रूटीन में करना है, एक्सपेरिमेंट हल्का फुल्का करना है, तो बस जो चल रहा है वो बस चलाते रहो। तो वो जब आपको मिल जाता है कॉन्फिडेंस, वो फिर अब आप जब भी डालो तो आपको पता होता है हाँ यार ये चीज़ मेरी चलेगी, ऑडियंस को चीज़ समझ आ रही है। हाँ ऐसे ही। कोई ऐसी वीडियो जो आपको अपनी खुद से बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ बिल्कुल, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो नया नाज़माबाद का एक व्लॉग है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको बनाया एडिटिंग में, और मुझे वो आज भी जब मैं खोलता हूँ तो देख के वो होता है कि यार अच्छा है, मतलब मैंने बनाया और ये किसी कराची के बंदे ने बनाया है। अच्छा वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन भी क्रॉस करने वाला है यूट्यूब पे ना, और एज अ लॉन्ग वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होगी। तो ये है कि वो अभी भी चल रहा है डेली, उसकी वजह से कितने 100-200 सब्सक्राइबर आते रहते हैं। उसको मार्च में बनाया था मैंने, तो अभी तक वो मतलब चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं अपलोड करूँ तो वो चल रहा है। तो उस वीडियो में ऐसा क्या था जो ग्राउंड अच्छा लग रहा था क्या? यार उसमें एक तो बेहतरीन सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स थे स्टार्टिंग ऑफ विद, तो वो जो ड्रोन शॉट्स थे मेरा नहीं ख्याल कि नया नाज़माबाद के वो यूट्यूब पे कहीं भी आपको मिलेंगे,
अब वो नया नाज़ाबाद मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछा जाए, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मुझे पर्सनली वो नेशनल स्टेडियम से भी ऊपर का अच्छा, ग्राउंड लगता है। तो मतलब आपका कराची में फेवरेट स्टेडियम वही हाँ, होगा। क्योंकि मुझे वो ग्राउंड नहीं पसंद, मतलब पसंद मुझे, पसंद तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे वो ग्राउंड ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो थोड़े से ओपन हो, कहीं से कहीं स्टैंड है, कहीं ग्रास का वो रैंप है, अच्छा, वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं बनस्बत इसके कि वो पूरा ऑक्युपाइड हो। नहीं, फॉर नहीं, एग्जांपल इफ यू आस्क मी कि मेलबर्न ज़्यादा अच्छा नहीं, लगता है या सिडनी अच्छा लगता है, तो मुझे सिडनी अच्छा सिडनी लगता है। अच्छा। उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, या एडलेड अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ, तो मुझे नया नाज़ाबाद ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेशनल स्टेडियम ठीक है यार, वो मतलब ग्राउंड हिस्टोरिक है, बट वो ऐसा कोई खूबसूरत तो नहीं है। हाँ, वो बड़ा ग्राउंड जरूर है कि हाँ भाई उसकी हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है, बट खूबसूरती के लिहाज से इफ यू आर, अगर आप खड़े होते हो पिच पे और आप पिक्चर लेना चाहते हो किसी की, then नया नाज़ाबाद बहुत आउटस्टैंडिंग लगता है। इवन उसके ड्रोन शॉट्स भी अगर आप लो तो बेहतरीन। सो वो व्लॉग, बैटिंग भी अच्छी हुई थी उसमें, और थ्रू आउट उसमें विजुअल्स अच्छे थे। अच्छा, मेरा एक गोल होता है कि क्रिकेट तो मेरे पास एक हद तक है ना, मेरा एक अपना नेचर ऑफ गेम है, मैं उसी हिसाब से खेलता हूँ। ऑफ कोर्स मैं अभिषेक की तरह आगे छक्के चौके नहीं मार सकता, तो मेरा एक अपना प्लेइंग स्टाइल है, मैं उसमें रहते हुए खेलता हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या दे सकता हूँ ऑडियंस को, वो है कि मैं विजुअली अपने व्लॉग्स को इतना अच्छा बना के पेश करूँ कि लोग मुझे, ना सिर्फ मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मेरी बैटिंग से याद रखें, सही है, ये मैं फर्स्ट टाइम शायद ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन ये मतलब सबको पता है, अगर जो करीब रहता है उसको पता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे अपनी बैटिंग से याद रखें, या फिर किसी मेमोरेबल जीत से याद रखें, या कोई ऐसी मेमोरेबल इनिंग खेली हो मैंने उससे याद रखें इन कंटेंट क्रिएशन जर्नी। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग सबको याद रहें कि यार इसके व्लॉग्स विजुअली जो है ना वो अनमैचेबल है किसी से, तो उसके लिए आई स्ट्राइव हार्ड कि हाँ भाई नया कैमरा, नया माइक, अपग्रेड, सारी चीज़ें वो, तो मुझे ये बहुत पसंद है कि यार कोई मेरे व्लॉग्स को इस तरह से देखे कि यार विजुअली कितना अच्छा है, एडिटिंग कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से समराइज किया है, कितने अच्छे से एक चीज प्रेजेंट की है। जस्ट लाइक जुनेजो। हाँ, इरफान जुनेजो तो हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो ऑफ कोर्स जैसे आप उनको भी देखेंगे, अगर वो चाहें तो बहुत सारे व्लॉग्स वो यूट्यूब पे डाल सकते हैं डेली कुछ ना कुछ करते हुए, बट नाउ ही इज चेजिंग दैट परफेक्शन के हर वीडियो में क्या चीज बेहतर हो सकती है। कलर्स वगैरह भी मैं रिसेंटली उनकी स्टोरीज देख रहा था, तो वो कलर पे बहुत ज्यादा जो है बात कर रहे थे, तो वो तो खैर एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे प्रोडक्शन को लेके जा चुके हैं। सो ये है कि कोशिश हमारी भी यही रहती है कि हर व्लॉग मेरा विजुअली बहुत अच्छा लगे, ये कोशिश रहती है। अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, जो हमारी जर्नी होती है, जर्नी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमें कोई सक्सेस हासिल करने में, तो आपकी जर्नी में ऐसे कौन लोग थे जो जिनका आप मेंटोर्स कहेंगे या जिन्होंने बहुत हेल्प की आपको यहाँ तक आने में? यार सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अगर क्रिकेटिंग जर्नी है मेरी, तो बैटिंग अच्छी जो हुई वो गुलशन अजीज स्टील टाउन में हुई। क्रेडिट गोज टू यूनुस खान के, उन्होंने जो है वर्क किया बैटिंग के ऊपर, टेक्निक के ऊपर, ताकि देखने में लगे कि हाँ कोई बैट्समैन खड़ा हुआ है। क्योंकि पहले अगर मुझे आप देखेंगे तो मेरी बैटिंग, मतलब मेरा प्लेइंग स्टाइल जो था, स्टांस था, वो बहुत ऑड था, जैसे टेप बॉल में लोग नहीं खड़े होते बिल्कुल क्रॉस, उस तरीके से था। सो एनीवेज खैर वो वहाँ से चीज़ बेहतर हुई। और उसके अलावा अगर आप मेंटोर्स बोलेंगे तो हमारे टीम के मेंबर हैं मुबशिर भाई, मेरे कज़न भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और एक लिहाज से हमारे सीनियर हैं। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेटेड रखा हमेशा, क्योंकि जर्नी में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी रन होते हैं, कभी नहीं होते हैं, स्लेजिंग होती है, ओपोनेंट टीम वाले काफ़ी मॉक करते हैं, कैमरा लगा हुआ होता है, तो ये सब होता है। तो उस थ्रू आउट उसमें टीम का सपोर्ट चाहिए होता है, और कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको डायरेक्शन क्लियर रखे कि हाँ भाई टेंशन नहीं लो, कह रहा ये होगा। तो उस मामले में मुबशिर भाई जो है वो हमारे पास रहते हैं। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना कि यार ये सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा, तो मैं उनसे शेयर कर देता हूँ, तो देन वो बता देते हैं कि नहीं नहीं भाई खैर है, चिल है, कोई मसला नहीं है। या कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई कंटेंट में कोई चीज़ ऐसे देखते हैं कि यार तुम ये मत करो अपने व्लॉग में, इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या ये मत डालना, ये चीज़ मत अपलोड करना, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से गाइडेंस देते हैं ज़रूर। सो ये एक रहता है। बाकी इरफान जुनेजो हमारे जो, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उनके व्लॉग्स जब से देख रहा हूँ तब से ही व्लॉग्स क्या होते हैं इससे इंट्रोडक्शन मिला। तो स्टार्ट से लेके अब तक मैं किसी बाहर के व्लॉगर को नहीं देखता, और बहुत सारे हैं अच्छे व्लॉगर्स नहीं देखता, बट
मैं इरफान जडेजा को ही देखता हूँ शुरू से। सो वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से वीडियोस के डिफरेंट सेगमेंट्स को किस तरीके से ट्रांजिशन किया जाता है और किस तरीके से एक सीमलेस व्लॉग बनाया जाता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वो एक होता है ना, एक दिखता है कि एक बंदा व्लॉग बना रहा है, एक दिखता है कि वो अपना दिन दिखा रहा है और स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग कह लें आप उसको, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, स्टोरी टेलिंग। सो स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करनी है वो अभी भी उनका कोई ना कोई पुराना व्लॉग खोल लेता हूँ कभी फ्री होता हूँ तो वो देखता हूँ, उससे कुछ ना कुछ अभी भी सीखने को मिलता है। सो वो एक तरीके से एक फ्री की मेंटोरशिप तो वो चली रही है यूट्यूब के जरिए। सो ये है बाकी। अच्छा, एक और बात ये थी कि एज अ क्रिकेटर मेरे लिहाज से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका वर्क एथिक्स, दूसरा आप अपने कितना डिसिप्लिन है जिसे हम कहते हैं, और दूसरा ये आपकी फिटनेस भी मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो ये दो चीज़ें आप कैसे इसको देखते हैं? यार इसको पहले तो मैं इतना सीरियसली नहीं देखता था। जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तब मैं प्रोफेशनली खेलता था, तो तब तो डाइट वगैरह सब कुछ अच्छी थी, फिटनेस और फिटनेस टेस्ट होता था हमारा वहाँ पे गुलशन अजीज में, तो सब चीज़ें ओके थी। बट जब वो छोड़ दी तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब प्रोफेशनल तो नहीं खेलना, अब तो शौक के लिए खेलना है, तो ज़्यादा फिटनेस को कभी इतनी अहमियत दी नहीं। लकीली क्योंकि मैं खेलता ज़्यादा था, बॉडी लीन है, तो फिटनेस वो रही, ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ना खास्ता मोटा हो गया या फिर बिल्कुल ही अनएथलेटिक बॉडी हो गई। लेकिन कभी इस तरह सोचा नहीं था कि फिटनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाना है। ये जस्ट रिसेंटली जो है 6-7 महीने हुए हैं जिसमें आई रियलाइज कि यार फिटनेस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप गेम खेल सकते हो। बेसिकली फिटनेस एक तो ये है ना कि आपकी बॉडी, जैसे विराट कोहली का एक बड़ा और MS धोनी का एक कोट है कि भाई आपका ना जिस्म नहीं थकता, आपका माइंड आपको सिग्नल देता है जिस्म को कि यार तुम थक गए हो। तो अगर आपकी फिटनेस मतलब अच्छी होगी तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है खुदा ना खास्ता, इट्स जस्ट लाइक कि आप भागे हो, अब आप स्प्रिंट कर रहे हो, अब आपकी सांस फूल रही है, तो वो एक सिग्नल जाता है कि तुम थक गए हो। जितना अच्छी आपकी फिटनेस होगी तो इतना मेंटली तौर पे आप ऑन ग्राउंड आपको पता होगा कि हाँ यार मैं 2-2 रन लेके कितनी लंबी इनिंग खेल सकता हूँ, क्योंकि हम जैसा प्लेइंग स्टाइल है ना, तो हम टांग रख के छक्का इजीली नहीं मार सकते। इट्स नॉट लाइक इजी के स्लॉग करे और छक्के मारते शायद अफरीदी की तरह। तो अगर आप विराट कोहली के भी गेम को देखेंगे तो उसने थ्रू आउट अपने गेम को जिस तरीके से इवॉल्व किया, उसमें 60-70% तो उसकी फिटनेस, या इवन आप कह सकते हैं 90% फिटनेस का गेम है कि वो अपनी फिटनेस से, जैसे रोहित शर्मा तो खड़े खड़े छक्का मार देता है, फिटनेस नहीं भी होता वो छक्का मार देता है। विराट कोहली 2-2 रन लेके फंस के उसको रन बनाना आता है। तो मुझे वो प्लेइंग स्टाइल ज़्यादा पसंद है कि आपकी फिटनेस अच्छी हो, 2 रन ले लेके आप लंबी नहीं खेलें, और जब आपको ऑड बॉल मिले आप चौका छक्का मारें। सो ये आप, जब आपकी ये फिटनेस नहीं होगी तो अब क्या होता है, जब हमारी फिटनेस सही लेवल पे नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि जहाँ 2-3 डॉट हुई तो हमें पता है कि डबल ले सकते हैं इस ग्राउंड में, लेकिन मेरी फिटनेस अलाउ नहीं कर रही कि मैं 2 रन भागूं, ना सामने वाले की फिटनेस अलाउ कर रही है, तो मना कर देगा, 1 रन हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि यार बाउंड्री मारता हूँ। अब हर बॉल को बाउंड्री मारी नहीं जा सकती, तो वहां पे आप मिसकैलकुलेट करते हैं और आप फिर कोई गलत शॉट खेलते हैं और आप आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप आउट हो जाएंगे, आपकी इनिंग खत्म हो जाएगी। सो टू प्ले मोर लॉन्गर इनिंग, टू स्कोर 50 सेंचुरीज, यू नीड टू टेक सिंगल्स, यू नीड टू टेक डबल्स, और उसके लिए आपकी फिटनेस होनी चाहिए। एक तो हमारी होती है फिजिकल फिटनेस जो आप कितना, और एक और चीज़ होती है जो विराट कोहली की आप बात करें, मेंटल टफनेस जो आपकी होती है। सो कभी कभी ऐसा टाइम आता होगा आपके क्रिकेट के फेज में कि फॉर्म नहीं है, रन नहीं हो रहे, सही आउट हो रहे हो, और ऊपर से गोप्रो भी लगाए तो लोग भी और बोलेंगे ना, वो 20 बातें और बोलेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ अलग से एक यूनिक सी नज़र आ रही। तो इसमें बंदे को मेंटली टफ होना पड़ता है। तो कभी तो आप क्या करते हैं जब फॉर्म नहीं हो रहे, रन नहीं हो रहे, तो क्या चीज़ होती है? यार ऐसा ही है, अभी भी समझ लो, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% मैं परफेक्ट हूँ एंड आई हैव लर्नड कि मैं अब मुझे समझ आ गया क्या करना है, स्टिल लर्निंग। अभी रिसेंटली मैंने गोप्रो लगाना छोड़ दिया है अपने मैचेस में, जो कि अभी कुछ टाइम से रन्स नहीं हो रहे थे, तो आई थॉट कि यार अभी क्रिकेट का एसेंस लेता हूँ, क्योंकि गोप्रो के साथ ना क्रिकेट का एसेंस नहीं आता। जिसको आता होगा भाई वो बहुत लकी है। मेरे दिमाग में ना एडिटिंग टाइमलाइन चली जाती है पूरी कि यहाँ कट लग जाएगा, ये चीज किसी ने बोल दी है, तो मेरे 50% माइंड तो कैमरे में डाइवर्टेड होता है और 50% माइंड गेम खेल रहा होता है।
तो जब अच्छा चल रहा है मामला तब तो बहुत फायदा कराता है गोप्रो, मुझे फायदा भी बहुत कराता है कि ओपोनेंट स्लैच कर रहे हैं और अगर मेरी फॉर्म लगी हुई है अच्छी तो मैं ऑडियंस से बातें कर करके वो प्रेशर रिलीज कर देता हूँ कि हाँ भाई मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे होगा वैसे होगा, वो हो जाता है। बट जब वो चीज़ें नहीं चल रही होती देन अभी मैंने रिसेंटली गोप्रो को साइड पे करके अपनी क्रिकेट पे फोकस किया है। एज इन की बस मैं पिच पे जाऊँ, मेरे सामने सिर्फ बॉलर हो, मैं बॉल को देखूँ और मैं गेम खेलूँ, मेरे माइंड में व्लॉग ना हो। सो ये भी कभी कभी फायदा कराता है क्योंकि आप हर मैच का व्लॉग बनाना भी जरूरी नहीं है, आप अपना क्रिकेट का एसेंस भी तो रखें। सो ये बाकी मेंटली तौर पे समझ लें वर्क कर रहे हैं, ये तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन ये वर्क चल रहा है कि मेंटली तौर पे डाउन होता है बंदा, लेकिन इर्द गिर्द के लोग आपको बस सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई मसला नहीं है यार। वैसे भी हम इतना प्रोफेशनली खेल नहीं रहे तो इतना इसको सीरियस मैं लेता हूँ नहीं, इतना लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप इसको सीरियस लेंगे देन आप और डिप्रेस होंगे कि आप उससे रन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो आई टेक इट लाइक कि मैं किस पर्पस के लिए खेल रहा हूँ। अगर अब मैं एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा हूँ सो एंजॉय करने आया हूँ ना। अगर रन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, एंजॉय तो करना है, गेम को फील्ड करनी है प्रॉपर और अगले मैच में करेंगे रन। तो इस नियत से अभी जो है कोप अप हो जाता है। अच्छा, आपने कराची में हर जगह क्रिकेट खेली होगी, तो आपने इंडोर क्रिकेट भी खेली होगी, टेप बॉल भी खेली, हार्ड बॉल, हर चीज़ आपने 70 विकेट्स पे भी, स्पिनिंग विकेट कराची में तो फेमस है स्पिन आपका हर जगह। तो ऑब्वियसली इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कराची का क्रिकेट कल्चर कैसा लगता है? हसल वसल तो है कराची में, क्रिकेट के लिहाज से आपको क्या फीलिंग्स आती है? यार बहुत अच्छा क्रिकेटिंग कल्चर है, आपके पास महंगे से महंगे ग्राउंड्स हैं, आपके पास आलीशान से आलीशान ग्राउंड्स हैं, आपके पास बेसिक से बेसिक ग्राउंड्स हैं। अब शहर इतना बड़ा है कि इसमें इतने लोग खेलते हैं कि वो तमाम ग्राउंड भी बुक हो जाते हैं, वो ऑक्युपाइड होते हैं। वरना अगर आप कैलकुलेट करने पे आएंगे तो बहुत बेतहाशा ग्राउंड्स हैं। अगर सिर्फ ग्रासी ग्राउंड्स भी गिनवा दूं मैं तो बहुत सारे ग्राउंड हैं। इस तरीके से गली क्रिकेट, इंडोर क्रिकेट, इंडोर तो भाई मुझे तो पता नहीं है वो कितने होंगे, 200 300 400, किसी को नहीं पता कहाँ क्या खुला हुआ है। सो बेतहाशा क्रिकेट है, बट ये है कि ग्राउंड्स अच्छे हैं यहाँ के, मतलब नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे मसले हैं ग्राउंड्स में, अच्छे नहीं है, मतलब कुछ मसले भी हैं, लेकिन अगर मैं उनको कंपेयर करूँ पैसों से और बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमारे जो बाकी लोग बाहर गए हैं तो बता रहे होते हैं कि भाई तुम लोग ट्रफ में खेल लो, हम लोग को ट्रफ मिलती भी नहीं है, हमें ऑस्ट्रो ट्रफ मिलती है, वो ग्रीन कारपेट बिछी हुई, इस पे खेलो सीमेंट के ऊपर। तो आप लोगों को ट्रफ मिल रही है। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार बाहर से हैं वो जब आते हैं कराची में तो दे फील लाइक वो, मतलब उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देख के लगता है कि यार हम तो नॉर्मली खेल रहे हैं मैचेस ट्रफ हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट वो बहुत खुशी से खेलते हैं कि यार मैं ट्रफ पे मैच खेलूंगा। हालांकि उन्होंने जिंदगी भर खेला है, लेकिन अब वहां पे उनको वो चीज इजीली नसीब नहीं होती है। तो ये है, अभी मेरा भी एक दोस्त गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो वो सिडनी वगैरह वहाँ पे खेल रहा है क्रिकेट, पर वो बता रहा है कि यार सिर्फ ट्रफ हमें हमारे डोमेस्टिक मैचेस में मिलेगी, उसमें क्लब के मैचेस होंगे उसमें मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। इसमें हम जो नॉर्मली फ्रेंडली खेलते हैं कि भाई चलो भाई 2 टीमों ने बुक कराया और खेल लिया, ये सब नहीं है। तो ये जो कल्चर है ना इधर कि आप अपने फ्रेंडली मैच रख लिया किसी ग्राउंड पे, अब नया नाज़ाबाद जैसा ग्राउंड है और आपको खेलने को मिल रहा है कराची में, सो आई फील के भाई अवेल करो उसको जब तक यहाँ पे हो, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से चले गए तो आपको याद आएगा वो ग्राउंड। अनलेस एंड अनटिल आप यूके में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूके में, क्योंकि वो क्रिकेट वहीं से आई है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे जो मेरे दोस्त गए हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं ट्रफ पे। सो ये है कि कराची ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। अब इसके बाहर जहाँ जब खेलूंगा क्रिकेट तो मुझे अंदाजा होगा ना। खेली वैसे नहीं कराची से? नहीं, कराची से बाहर ट्रफ हार्ड बॉल नहीं खेला, कराची से बाहर नहीं खेला। अच्छा, एक और बात पूछनी थी कि आपने दोनों खेला हुआ, आजकल से ट्रेंड चल रहा है इंडोर क्रिकेट का, पहले नहीं था राइट? तो आप कभी इंडोर मैच खेलने गए होंगे, वो वाइब आती है आपको इंडोर में? जब मुझे तो नहीं आती भाई, मैं सिर्फ खेलता हूँ कि वहाँ पे मैं बॉलिंग कर लूंगा, थोड़ा सा तेज क्रिकेट होती है इंडोर, आधे घंटे में 2 मैचेस निपट जाते हैं, 1 घंटे में 4 मैचेस निपट जाते हैं, तो वो बहुत फास्ट होती है। सिंगल अच्छा इंडोर में छक्के भी बड़े कम लगते हैं, वो मैंने देखा है 4 ओवर में 20-25 रन में भी हो जाता है, अगर बॉलर तेज हो अच्छे हो तो सिंगल भी मुश्किल हो जाता है। तो इंडोर क्रिकेट बस ठीक लगती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शौक से खेलूं, अगर
मतलब मैं कभी भी उसको प्रोफेशनल ऐसा नहीं खेल सकता कि हाँ यार मैं इंडोर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ भले मैं अकेला हूँ। तो मुझे इंडोर क्रिकेट तभी सही लगेगी जब सामने वाली टीम भी मेरे जानने वाले हों, मेरी टीम में भी मेरे जानने वाले हों और फुल तफरी वाले माहौल में हो रही है इंडोर क्रिकेट तो ठीक है। दोस्ती में मतलब आप जा रहे हो। हाँ बस गेट टुगेदर हो रहा है तो ठीक है, इसके अलावा भाई नहीं, उससे बेहतर है बंदा रेस्ट कर ले, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हम खेल रहे हैं क्रिकेट। जो नहीं खेल रहा फिर ऑफ कोर्स वो इंडोर तो खेलना, उसके लिए तो स्टार्ट है ना, वहीं से भी स्टार्ट है। नहीं बहुत से लोग हैं जैसे मेरे मामू वगैरह हैं, अब वो उनकी ऐसी फिटनेस है नहीं कि वो हार्ड बॉल खेल सकते हैं, तो फिर तो इंडोर खेले ना, फिर तो ठीक है, कहीं खेलने का मौका मिल रहा है। बट अगर आप कहीं खेल रहे हैं अच्छे ग्राउंड में, टेप बॉल खेल रहे हैं या हार्ड बॉल खेल रहे हैं, तो इंडोर मजा नहीं आता। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जैसे आपने पूरा अपना इसमें बताया, इसमें अभी आप रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे होंगे एंड मुझे ऐसा लगता है आप बाबर आजम के फैन हैं, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 32nd सेंचुरी आई, तो इस पे पूरा आपका क्या ओपिनियन है? पूरा फेस था वो, कितने बड़ा नहीं 800 दिन का फेस था। हाँ, तो 803 दिन में भी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिक की उनके ऊपर, बट आप क्योंकि उनके फैन हैं राइट, तो आप इस पूरी जर्नी को उनकी कैसे देखते हैं? यार बीइंग अ बाबर फैन ना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू समराइज कि क्या हो रहा है या क्या हुआ है, क्योंकि एक जगह पे आप देखते हैं कि बाबर आजम की टेक्निक, बाबर आजम का जो प्लेइंग स्टाइल, जितना खूबसूरत वो खेलते हैं, जितने बड़े ब्रांड वो बन चुके हैं, और जितने उन्होंने पास में रन्स किए हैं, दुनिया में हर जगह जाके रन्स किए हैं, तो कैलिबर वाइज तो बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन, मतलब ऑफ कोर्स मैंने सईद अनवर का एरा नहीं देखा, मैंने और एरा नहीं देखे, सो जो मैंने देखा मेरे लिहाज से बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन क्या उस बैट्समैन को सही से यूटिलाइज किया गया है, ये अभी भी मैं अनश्योर हूँ, मुझे लगता है कि शायद नहीं किया गया है। बैक इन 2019 जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई थिंक कि उसको कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं ना, ये जनरेशनल बैट्समैन होते हैं, इनको आप सिर्फ बैटिंग करने दें और इनको अपना गेम इंप्रूव करने दें, या जो चीज़ ये करते हैं ना बस उसको ही कंसिस्टेंसी से करने दें, दैट इज मोर देन इनफ। तो वहाँ पे कैप्टनसी जब उसके पास आई, स्टार्टिंग में तो अच्छा रहा सब कुछ, बट आपने देखा एंड कैसे हुआ है। तो कैप्टनसी पाकिस्तान में किसी की भी एंड होती है वो बहुत बुरे तरीके से होती है, तो सही तरीके से होती नहीं है, तो वो प्रेशर आई डोंट थिंक सो कि वो हैंडल कर सके होंगे, और उनके साथ बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। सो ओवरऑल बाबर आजम आई थिंक कि जिस तरह उनको प्रोजेक्शन उनकी होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, कि वो 2019 के बाद 2021 तक ठीक है, उसके बाद से वो एक डाउनफॉल ऐसा आ गया जो कि आप बोलेंगे कि बहुत ही नीचे चले गए वो। अब जो उन्होंने सेंचुरी की है श्रीलंका के खिलाफ, ऐसी वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ बन गई क्योंकि ऑफ कोर्स इतने टाइम से नहीं आ रही थी। तो आई होप कि अब यहाँ से कुछ हम और बेहतरी देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और कंसिस्टेंसी से विदाउट एनी प्रेशर बाबर आजम खेलेंगे। ये बाबर आजम रन करेंगे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, बाबर रन नहीं करेंगे पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तो बहुत चीज़ सॉर्टेड है कि बाबर आजम जिस तरह का बैट्समैन है उसको वही खेलने दिया जाए, उस पर ये प्रेशर डालना कि स्ट्राइक रेट अच्छा कर ले या ऐसे कर ले, अगर कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान टीम में बिना किसी सवालिया निशान के जगह बनाते हैं, उनका खेलना ज़रूरी है, और वो अच्छा खेलते हैं, उनके इर्द गिर्द ऐसे प्लेयर हो जो मैच विनर हो, जस्ट लाइक के धोनी, युवराज टाइप के आपके पास फिनिशर्स हों। सो देन आई थिंक कि बाबर आजम बहुत यूजफुल एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनको रन बॉल सेंचुरी करनी आती है, बट उन पे जैसे ही जिस मोमेंट पे स्ट्राइक रेट का प्रेशर डलता है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हैंडल समथिंग, एक बंदा एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है। सो आई थिंक उनकी एक्सपर्टीज का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, अभी भी चांस है, अगर और प्रेशर डालेंगे तो आई डोंट नो आगे करियर किस तरफ जाएगा उनका। T20 में जगह बनती है? T20 में आई थॉट यूजुअली प्रीवियसली कि शायद नहीं बनती जगह, क्योंकि T20 बहुत चेंज हो रहा है, बट जिस तरीके से अभी एशिया कप खेला है हमारी टीम ने, तो अगर आपकी टीम में आगा सलमान, नो डाउट आई लव हिज बैटिंग, आई लव, मतलब मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है आगा सलमान, लेकिन अगर मैं भी अपने आप को रखूं तो आई थिंक मैं वनडे का अच्छा प्लेयर हूँ, मैं T20 का नहीं हूँ, जाते ही साथ हिटिंग वगैरह करना नहीं है। सो अगर वो कैप्टन हो सकते हैं
तो फिर तो बाबर आजम की भी जगह बनती है। सो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। अगर आपने अभी भी देखी होगी एशिया कप, अगर आपने देखा है तो आपको दिखा होगा पाकिस्तान अभी भी वहीं पे है। इंटेंट की बातें कर ली हमने, सब कुछ कर लिया, चीजें हटा दी, ओपनर्स बदल दिए, बट हम अभी भी वहीं पे स्टिक हैं कि का हम इशू नहीं था वहाँ पे एशिया कप में, यूएई में। पिचेस का तो रहता ही है ना हमेशा। तो जब बाबर रिजवान भी ओपनिंग करते थे या कोई भी करता था तो पिचेस का इशू रहता था। मतलब यूएई में इतने ही बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोलैप्स हुए हैं कि बस पहली बॉल पे निकल के मार रहे हैं, मोहम्मद हारिस ने जिस तरह का शॉट खेला, तो वो चीज शो करता है कि फिर आपको मैच्योर बैट्समैन चाहिए। सो आई स्टिल थिंक कि अल्लाह करे हमारे पास ऐसी टीम बने कि बाबर आजम फिर सिर्फ वनडे और टेस्ट ही खेलें, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं उसमें, और हमारे पास T20 की टीम बेहतरीन हो। लेकिन नजर तो नहीं आ रहा, हमने तो सबको चांस दे दिया ना, लेकिन उसके बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं। देन तो बाबर आजम की जगह बन जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बाबर आजम की जगह सिर्फ तभी जाएगी जब उससे बेहतर कोई बंदा है, और आपकी नजर में अभी कोई नहीं है। हाँ पोटेंशियल वाइज है। आपको साइम अयूब बहुत अच्छा लगता है, वो अटैकिंग खेलता है, बट आप उसके एवरेज स्ट्राइक रेट निकाल लें, वो बाबर आजम से भी कम होगा। सो देन आप रिजल्ट वाइज देखेंगे तो अभी तक वो रिजल्ट आया नहीं है। आई होप कि आ जाए भाई, पाकिस्तान का फायदा होगा, बट ये। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। जैसा कि आपने बताया कि 2019 में जब उनको कैप्टनसी मिली तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ उनकी करियर प्रोग्रेशन में डाउनफॉल आया, क्योंकि उसका ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है। तो आपकी अपनी टीम है तो आपने उसको भी कैप्टन किया होगा, तो क्या लीडरशिप क्वालिटी हर प्लेयर में अच्छे प्लेयर में होती है या नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छा प्लेयर होना एक डिफरेंट चीज़ है, अच्छा लीडर होना एक डिफरेंट चीज़ है। सो एक लेवल तक आप ज़रूर एज अ लीडर अच्छे साबित हो सकते हैं, बट उसके लिए ना एक बहुत दिलेर दिल चाहिए होता है, एक बिल्कुल सेल्फलेस अप्रोच चाहिए होती है, और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। होती सब में ऑफ कोर्स, अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है वो बर्दाश्त तो कर रहा है, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए। आपको पता हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, मुझे ये चीज़ करनी है। जस्ट लाइक MS धोनी, आप उनको कभी गुस्से में नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें बर्दाश्त कितनी होगी, कितने अप्स एंड डाउन्स उसने भी देखे होंगे। वर्ल्ड कप जीतने से पहले इंडिया इवन कितने जगहों पे तो हारता ही आया था, 2011 की अगर बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ऐसा माइंड चाहिए जिसको पता हो कि हाँ यार दिस इज माई डिसीजन, ये मैंने लेना है, अगर मैंने नहीं लेना तो भाई मैं नहीं कर रहा कैप्टनसी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आई थिंक हमारे कैप्टन में मिसिंग है, कि वो अपनी बात रख नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। अभी भी जो कैप्टन हैं वो भी, तो ये थोड़ा सा एक मसला लगता है। तो एज ए लीडर अगर मैं देखूं तो मैं अपने आप को भी कोई बहुत रैंक नहीं करूंगा कि यार मैं एक बेहतरीन लीडर हूँ। हाँ, एक हद तक अपनी छोटी मोटी टीमों में ठीक है, बट अगर किसी बड़ी टीम में हम खेलना है देन आई वुड लव टू प्ले एज अ बैट्समैन, अपनी बैटिंग करूं। आई शुड नॉट बी हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ कैप्टनसी और तमाम प्लेयर्स को लेके चलना। वो आई थिंक मुझसे बेहतर कोई कर सकता है। जैसे हमारी टीम में अगर अभी भी देखा जाए तो मुबशिर भाई हैं, सो वो ऑन फील्ड एक तरीके से वो वही कैप्टन होते हैं। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कैप्टन में? जो एक तो होता है ना पूरी टीम को साथ लेके चले, हर किसी का मिजाज अलग होता है, उसको उसके लिहाज से ट्रीट करना होता है, बट इन योर ओपिनियन क्या ऐसी क्वालिटीज एज अ कैप्टन आपको अंदर होनी चाहिए टू लीड अ क्लब क्रिकेट मैच या समथिंग लाइक दैट? यार सबसे पहले तो आपको सेल्फलेस अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि कहाँ मेरे टीम मेंबर्स प्लेयर्स को किसी चीज़ में नीड है, कहीं आपको अपना नंबर छोड़ना पड़ेगा कि यार अगर मुझसे बेहतर प्लेयर कोई है, जाहिर सी बात है आप बेस्ट प्लेयर थोड़ी होंगे, आप तो कैप्टन है ना, तो क्या आपसे कोई बेहतर प्लेयर है? अगर आपसे बेहतर प्लेयर कोई है और वो डिजर्व करता है आपकी पोजीशन पे, तो आपको उसको भेजना है, आपको अपना सेल्फलेस अप्रोच रखनी है। दूसरा ये कि यू हैव टू टेक डिसीजन। राइट होगा रॉन्ग होगा वो तो लक है ना आपकी, और वो एट द एंड डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई ये डिसीजन रॉन्ग था या राइट था। लेकिन अगर आप सेफ चले गए, एट सम पॉइंट्स आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ऑन फील्ड कि यार या तो मुझे अब तो विकेट चाहिए, मुझे तो गो फॉर द किल जाना है, या तो मुझे अभी जो है रन्स रोकने और मुझे आखिर के लिए छोड़ना है। सो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? तो अगर आप डिसीजन सेफ ले रहे हैं कि ना तो आप बहुत ज़्यादा
आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं, ना तो आप वो ले रहे हैं, ना तो ये आप बीच का ले रहे हैं डिसीजन। एग्रेसिव भी नहीं, डिफेंसिव भी नहीं, आप सिर्फ बीच का ले रहे हैं कि किसी तरीके से मैं स्केप कर जाऊं ये मरहला मैं गुजार दूं किसी तरीके से। वो आई डोंट थिंक सो कि वो होना चाहिए। तो आप डिसीजन लें। ऑफ कोर्स आपको, अगर मैं आज टीम बना रहा हूँ तो मुझे लगता होगा कि यार ये 11 बननी चाहिए, आपको लगता होगा वो 11 बननी चाहिए। हम दोनों का अपना अपना ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि हर ओपिनियन रिस्पेक्टेबल होता है और हर ओपिनियन के पीछे कोई ना कोई मेथड होता है, लॉजिक होती है। और इस टीम से भी आप मैच जीत सकते हो, उस टीम से भी आप मैच जीत सकते हो, जब आपको कंफर्म होना कि हाँ यार ये जो मैंने सोचा है 100% इंटेंट के साथ सोचा है और इससे मुझे जीतना है और इसमें मेरा और कोई फायदा नहीं है, मेरी टीम का फायदा है, तो आप जीत सकते हो उससे भी। इवन दो हो सकता है आपका डिसीजन खराब हो, जरूरी तो नहीं है कि जो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनती है कि मतलब उनकी पूरी बेस्ट टीम हो। आपने बहुत दफा देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल कोई रिसेंट मिसाल भी आप ले सकते हैं कि बेस्ट टीम भी हार जाती है कभी ना कभी फाइनल्स में और दूसरी टीम जीत जाती है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है सब कुछ। सो दैट डज नॉट मीन कि अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान, अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल जीत जाता इंडिया से, तो क्या आप एशिया की नंबर 1 टीम थे? नहीं, आप नहीं थे। ऑन दैट डे आप जीत जाते। सो दिस इज व्हाट गेम इज। तो कोई टीम हारने के बाद बुरी नहीं हो सकती, कोई टीम जीतने के बाद टॉप नहीं हो सकती। इट्स व्हाट द कंसिस्टेंसी टेल्स कि हाँ भाई 10 मैचेस में क्या रेशियो रहा, पूरे साल में क्या रेशियो रहा। तो एज अ कैप्टन भी यही होता है, आप कभी गलत डिसीजन लेंगे, कभी बैड डिसीजन लेंगे, बट आप डिसीजन लें। अगर आप दूसरों के सुनते रह जाएंगे, अच्छी बात है सुनना, लेकिन 10 लोग आपको 10 मशवरे देंगे, तो आपने एंड में वही करना है जो आपको लगता है सही है, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने आज कोई डिसीजन लिया किसी का सुन के, नेक्स्ट मैच में किसी का सुन के, तो आपने क्या किया? तो आप अपना डिसीजन लें ताकि आपको बताओ हाँ भाई मेरी गलती थी, उसकी नहीं थी, इसकी नहीं थी, मेरी गलती थी। तो दिस इज आई थिंक कि लीडरशिप स्किल में होना चाहिए। बाकी हार जीत हो जाए वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और बात, अभी आपने एशिया कप की बात की तो मुझे इससे याद आया कि एज अ प्लेयर आप भी देख रहे होंगे मैच, सही है, तो स्पिरिट ऑफ द गेम पे बात होती है बहुत दफ़ा। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ, हैंडशेक नहीं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी नहीं लेना, तो ये सब सही है आपके? यार मेरे ख्याल से खेलना नहीं चाहिए था उन्हें। सही है, आई टोटली रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन कि हाँ ठीक है, उनको ऐसा लगता है या उनको जो नैरेटिव पेश किया गया है कि पाकिस्तान ने अटैक कराया है, दे से दैट। तो अगर ऐसा है तो नहीं खेलना चाहिए था उन्हें, ठीक है। और अगर मतलब आपको प्रॉब्लम है, या आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर अगर आप खेल रहे हैं तो फिर आपको हाथ भी मिलाना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन में भी आना चाहिए, आपको ट्रॉफी भी लेनी चाहिए, आपको सब करना चाहिए। सो मेरे लिहाज से क्रिकेट इन चीज़ों से बढ़ के नहीं है। आप स्किप कर दें सब कुछ, आप एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मजबूरी है, आप या कुछ कह रहे हैं, वो करना है, उनका भी फायदा है। फिर आपने देखना है अपना फायदा और सारी चीजें वो भी सामने रखनी है। तो फिर ये सिर्फ एक दिखावे की ही चीज लगी मुझे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला रहे थे। जब कैमरा नहीं था तो सब कुछ हो रहा था, जब कैमरा आया तो प्रॉब्लम आ गई। तो बस ये दिखावे की चीज है। इंडिया बेसिकली अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस बाउंड्री में फंसा हुआ है कि उनकी गवर्नमेंट, उनके लोग उनको एक नैरेटिव दिखाते हैं उनकी आवाम को, उनको वो लग रहा है अनफॉर्चुनेटली कि यही सही है। ऑन कैमरा बस किसी तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि सबको पता है कि यार वी आर नॉट दोस्त, वी आर पीस मेकर्स। पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत क्लियर रहता है। खैर एनीवेज, आई डोंट थिंक सो कि हैंडशेक नहीं होना चाहिए था, या तो मैच ही नहीं होता, या मैच हो रहा है तो वो सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए जो होती हैं मैच में। सही। सर मुझे एक और बात पूछनी थी कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें ये बहुत बातें पता है, बट मैं लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था दो बातें। एक बात ये कि अगर कभी भी पाकिस्तान मैच हारता है ना, हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हो तो वो बोलते हैं कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है, सही है। वो अभी आपने रिसेंटली एशिया कप में देखा होगा, नवाज रन आउट हो गया था, तो वो रन आउट कैसे हुआ था, उसने बैट नहीं रखा था। तो वो इवेंचुअली होता है गेम अवेयरनेस पे बात आती है कि भाई अगर इतने रन चाहिए थे तो आप अटैक कहाँ करते या इसको इस तरह से लेके डीप लेके जाते हैं। एक ये पॉइंट गेम अवेयरनेस का। सेकंड पॉइंट ये कि दोस्ती यारी की बहुत बात होती है। आप अभी आप बताएं, आप जोन क्रिकेट आपने खेली, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे जोन है, यहाँ पे आपको भी पता होगा, वो उसका लिंक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। तो वो बोलते हैं अगर आप इस जोन में आ जाओगे तो आप डायरेक्ट कोयटा की टीम में चले जाओगे।
तो क्या ये दोनों बातें लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? यार देखो, ऐसा है कि मैंने जोनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेली, और जहाँ खेली है वो एक बहुत डिफरेंट एरिया है, कराची की हदूद से भी वो बाहर है, गुलशन एरिया। सो मेरी इस बारे में रिसेंटली शयान भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने उनका जो कि पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लेना था, जो कि मैंने नहीं खेली, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार ये जो बात आप भी कर रहे हैं ना कि जोन 2 है आई थिंक वो, या जोन 6 है, जोन 6 है KCCA वाला ना। सो जोन 6 के प्लेयर्स को खिलाया जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने पूछा, मैंने सोचा चलो पूछते हैं उनसे। तो उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बोला बेशक ऐसा है कि उनको फेवर मिलता है या फिर वो खेलते हैं, बट कोई ये नहीं बताता कि जोन 6 के प्लेयर्स मेहनत कितनी करते हैं। ये बिल्कुल बात है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई वो प्लेयर्स डिजर्व भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू उनसे जब आपका पॉडकास्ट हो तब ले लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक जो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया वो ये कि हाँ यार ठीक है, मतलब मैंने तो अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है, तो मैं आपको इल्ज़ाम तो लगा नहीं सकता ना, मेरे पास कोई ऐसे प्लेयर की स्टोरी है। यार देखो, जब टीमें बनती हैं तो किसी ना किसी के साथ ज्यादती तो होती ही होगी। इवन जब शोएब अख्तर खेल रहा होगा तो कोई ऐसा बॉलर होगा जो उसकी जगह खेल सकता होगा, बट उसको प्रेफरेंस मिलती होगी। तो ये थोड़े बहुत लेवल पे तो ये चलता ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप किसी ना किसी को तो लाइक करोगे, किसी को तो आप प्रेफरेंस दोगे ना, वरना पर्सनल बायसनेस होती है इंसान की। होती है, सही है, डेफिनेटली होती है। सो उस पॉइंट पे आई थिंक वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कुछ होगा कि आप फॉर एग्जांपल मैं जोन 6 से अगर खेल रहा हूँ तो क्या मैं खेल जाऊंगा? मुझे उस लेवल को मीट करना पड़ेगा तो मैं खेलूंगा। सो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज कि आई थिंक कि वो मेहनत भी ज़्यादा करते होंगे। क्योंकि मैं आपको इसकी रीसेंट एग्जांपल ले सकता हूँ। अभी कराची की टीम बनी फर्स्ट क्लास के लिए। कराची की जो टीम बनी है उसमें अगर आप लड़के देखेंगे ना, तो हो सकता है उन्हें मेहनत करिए, बट 11 से 12 लड़के जोन 6 के सही, और 2-3 लड़के जोन 3 जोन 2 डिफरेंट से ऐसे ही है। देखो जोन 4 जोन 5 जोन 7 भी आई थिंक, और जोन 2 जोन 1 जितने भी हैं, कितने बेतहाशा अच्छे क्रिकेटर होंगे, लेकिन सब तो नहीं खेल सकते। तो आई थिंक सो कि वहाँ पे बायसनेस थोड़ी बहुत होगी, बट मुझे लिटरली मेरा इंटरेक्शन वहाँ नहीं हुआ है, आई कैन नॉट कोट समथिंग, ना मुझे पता है, मेरा एक्सपोजर वो नहीं है। सो या गेम अवेयरनेस में है लड़कों में ऐसा मसला यार, गेम अब जो नवाज वाले आपने बात की, वो गेम अवेयरनेस से ज्यादा तो मुझे वो और कंसर्निंग फैक्टर लगता है कि यार आप अच्छे प्लेयर हैं, आई थिंक नवाज अच्छा खेल रहा है एज अ बैट्समैन, बट उस पॉइंट पे आपकी विलिंगनेस कितनी है आपके उसके लिए, कंट्री के लिए, या आप कितना पैशनेट होकर खेल रहे हैं, तो वो लैकिंग लगता है मुझे। अगर मोहम्मद हारिस ने वो स्टंप नहीं किया तो वो गेम अवेयरनेस से ज्यादा क्या, देखो कोई बताएगा तो नहीं ना आपको कि भाई पीछे से बंदा इतना स्पीड से आ रहा है, या ये किलोमीटर रह गया, या ये डिस्टेंस रह गया। आपका काम है आप कर दो, उसके बाद देख लो, हाँ भाई स्टंप होगा तो हो जाएगा। अब आप वेट तो नहीं करेंगे, तो आपका काम है आप क्रीज में जल्दी पहुंच जाओ। आप अगर लेट पहुंच रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, तो गेम अवेयरनेस से ज्यादा ये तो बहुत कोई अजीब सी लैकिंग है आप में, कि आप 20 ओवर फील्ड कर रहे हैं, आप 20 ओवर खेल रहे हैं, इसके लिए इतनी हाइप क्रिएट हुई है, और एट द एंड आप उस हाइप को आपने बहुत रिलैक्स ले लिया। सो ये गेम अवेयरनेस से ज्यादा, गेम अवेयरनेस तो मेरी नज़र में ये होती है कि यार 50 बॉल्स पे 100 रन करने कैसे करूंगा, आपने उठा के कितने ओवर बाकी हैं, इस वाले बॉलर का ये ओवर 50 बॉलों पे 100 रन चाहिए, और सामने बुमराह लगा हुआ है और उसका आखिरी ओवर है, और मैं आखिरी पार्टनरशिप पे कर खेल रहा हूँ। सो आई वुड फील कि चलो मैं 6 या 8 रन ले लूँ बुमराह के ओवर में, सिंगल भी मिल जाए मुझे, इसका ओवर निकाल दूँ किसी तरीके से, और उसके बाद मेरे पास फिर हल्के बॉलर हैं फॉर एग्जांपल, या वो बॉलर जो अच्छे तो हैं लेकिन आज ऑन अ डे उनसे अच्छी बॉल नहीं हो रही है, तो आप उनको कैपिटलाइज कर सकते हो। दिस इज सॉर्ट ऑफ गेम अवेयरनेस मेरी नजदीक। बट ये रन आउट और ये वाली चीजें, ये तो मेरा ख्याल है आप फुल फ्लेज खेलो भाई गेम, सिंपल। सही। अच्छा, एक और लास्ट कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था, जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं उसमें एक तो होता है कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो आप अच्छी बॉल पे भी शॉट अच्छा मार लोगे, सही। दूसरा होता है आपका अपना खुद का बिलीव कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो पहले बिलीव आता है या पहले कॉन्फिडेंस आता है आपकी नजर? यार अच्छा सवाल है, इस पे कभी सोचा नहीं, लेकिन
जो मुझे लगता है पहले ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस आएगा, अगर मैं भी अगर देखूं तो अब तो इस लेवल पे बिलीव ही आना चाहिए पहले, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। बट अगर आप पहले दिन से बात करें कि अभी मैं पहला जिंदगी का पुल शॉट अगर मैं बोलूं, बॉल जब आपके चेस्ट पे आती है तो उसको बॉडी पे लेके मारना, ये पहले वो लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर उससे बिलीव आएगा कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने शाहीन अफरीदी लगा हुआ है तो मुझे बिलीव अभी नहीं है कि मैं उसको किस तरह खेलूंगा। 3 बॉलें मैं खेल लूंगा, मेरे बैट पे आ जाए, देन आई कैन थिंक लाइक ओके, मुझे सेल्फ बिलीव आ गया कि मैं किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट बॉलर को खेल सकता हूँ। वो बिलीव के लिए वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सो आई थिंक लाइक कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर बिलीव आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको एक दफा भी मिल गया ना, आपने लाइफ में एक पुल शॉट भी अगर मार लिया, देन आपको बिलीव तो आ सकता है कि हाँ यार दिस इज समथिंग आई एम केपेबल ऑफ। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो कोई लैकिंग है, बट केपेबल में हूँ, मुझ में सलाहियत है। अभी आप शाहीन अफरीदी की बात कर रहे थे, तो कभी कभार जो दोस्त हम बैठे होते हैं तो हम बोलते हैं ना ये 130 की स्पीड पे बॉल करा रहा है, इसको तो मैं भी शॉट मार दूं। तो आपने तो खेला ऑब्वियसली, तो क्या डिफरेंस होता है 100 और 130 की पेस में जब आप खेल रहे हो? यार बॉल नजर आती है 130 जो है ना वो अच्छा खासा पेस होता है। ठीक है, वो हमें लगता है ना कि 130 अच्छा पेस नहीं है, ज्यादा नहीं है, 130 अच्छा खासा पेस होता है। तो बहुत से लोग जो अपने आप को 130 समझते हैं ना ऑन ग्राउंड, वो 120 होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि बहुत तेज जा रही है। 130 मैनेजेबल होती है, बट 135 से ऊपर जितनी भी बॉलें हैं जो मैंने खेली हैं बहुत कम नजर आती है, मतलब एक फ्रैक्शन के लिए नजर आती हैं। उसमें आपने डिसाइड करना है, आपके रिफ्लेक्स ने डिसाइड करना है क्या करना है। फिर 140 145 तो वो एक्सट्रीम लेवल है, बट यस 135 और या उससे ऊपर वो फिर इजी नहीं है भाई। वो हमें लगता है कि यार तो 134 कर रहा है, 136 कर रहा है, बट इट्स नॉट इजी फॉर अस। हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आसान होगा, हमारे लिए इतना आसान नहीं है, अच्छा खासा पेस होता है। सही। अच्छा, कुछ ऑडियंस वाले सवाल थे जो ऑब्वियसली आपको इतना फॉलो करते हैं, तो उनके जो मे बी उनके कुछ क्वेश्चन हो, उनमें से एक सवाल ये पूछा था, अगर आपको कभी चांस मिले तो आपका आइडियल प्लेयर कौन होगा दुनिया में जिसके साथ बैटिंग करना चाहेंगे? विराट कोहली। विराट कोहली। Yes. पाकिस्तान से किसके साथ बैटिंग करना चाहूँगा? कोई ओपनर, फखर जमान। बाबर आजम नहीं? सेम हो जाएंगे ना। अच्छा, आपकी फेवरेट पीएसएल टीम कौन सी? फेवरेट पीएसएल टीम पेशावर ज़ल्मी अब है, इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, हमेशा रही थी। आई लव इस्लामाबाद यूनाइटेड थिंक टैंक। रेहान भाई वहाँ पे होते हैं, वो मुझे उनका माइंडसेट बड़ा, हाँ वो बहुत मतलब एक अलग लेवल पे वो उस टीम को चला रहे हैं। बट रिसेंटली उस टीम में थोड़ा सा शफलिंग हो गई है, तो अब पेशावर ज्यादा अच्छी लग रही होती है एज अ टीम। बट हाँ उस कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है पेशावर ज़ल्मी को देखना। बट वैसे इस्लामाबाद हैज ऑलवेज बीन लाइक मुझे पसंद है, बर्गर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका थिंक टैंक बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि हर साल वो कोई ना कोई नया लड़का आके डेब्यू कराते हैं। शादाब खान, हुसैन कलत, इवन बाबर आजम को भी उन्होंने खिलाया था पहले साल, तो नजर आता है कुछ ना मतलब हैपनिंग अच्छा। रोमान राइस भी वहीं से आए थे। अच्छा, और फेवरेट मैच पाकिस्तान का कोई? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया फाइनल। हाँ, और वैसे ग्लोबली कोई फेवरेट मैच जो आपने बैठ के देखा हो? 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। मतलब किस टीम को सपोर्ट करते? न्यूजीलैंड? समझ ही नहीं आ रहा था किसको सपोर्ट करूं। अच्छा, मेरा हमेशा ये है कि जो टीम हार रही होती है ना, मैं उसको सपोर्ट करने लग जाता हूं। अच्छा, कि यार अगर ये जीत जाए तो मजा आ जाएगा। सही है। तो जो टीम जीत रही है ना, फिर मैं बोलता हूँ यार ये तो जीत ही रही है ना। तो उस पॉइंट पे न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है हार रहा था, पहले इंग्लैंड हार रहा था, इंग्लैंड की विकेटें गिर चुकी थी, बेन स्टोक्स ने अच्छी नहीं खेली थी। Then I was thinking कि यार इंग्लैंड किसी तरीके से हैंड पे आ जाए, मुझे पसंद है सुपर ओवर तक जाए, टाई हो जाए। सही। अच्छा, एक और बात ये थी कि जैसे मेरी अर्लीस्ट मेमोरी जो क्रिकेट की थी, वो मुझे याद आता कि पाकिस्तान का मैच था 2009 में T20 वर्ल्ड कप का, तो वो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है क्रिकेट की। आपकी ऐसी कौन सी अर्लीस्ट मेमोरी? यार 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। नहीं अर्लीस्ट, पहली दफा 2009 वर्ल्ड कप फाइनल, 9 वर्ल्ड कप फाइनल, ये मेरी अर्लीस्ट है। इससे पहले मैंने देखा नहीं, छोटा था मैं, 9 साल का था, तो मैंने 9 साल की उम्र में वो फर्स्ट टाइम वो फाइनल
बी मतलब मुझे सिर्फ विनिंग मोमेंट याद है कि वो बस शायद अफरीदी ने रन लिए और वो फिर उसने वो अपना सिग्नेचर स्टाइल किया, वो मेरी पहली ही मेमोरी थी समझ लो। उसके बाद से और लास्ट ये कि एज अ बैट्समैन आप खेलते हैं तो किस बॉलर का फेस करना चाहेंगे, मतलब किस बॉलर को फेस करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा? दोनों नहीं बोलते कि किसको पुल शॉट मारना चाहूंगा, किसको यार, ब्लॉक करना चाहूंगा। बहुत टफ है पुल शॉट किसी भी इंटरनेशनल बॉलर को। मैं फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो के ड्रीम कह सकते हैं, ख्वाब ख्वाब तो देखने चाहिए। हाँ, ख्वाब तो देखने चाहिए। आई थिंक पैट कमिंस को मारना चाहूंगा क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है एक्यूरेसी के साथ। अच्छा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ ना कुछ तो आपको कोई तो अच्छी बात आपकी लगती होगी ना जो फॉलो करते हैं। तो उन बॉयज़ के लिए क्या आपके पास मैसेज है कि यार ये करो तो सक्सेस, या कोई भी जनरली? यार देखो, बस जो चीज़ पसंद है ना वो एक दफ़ा परसू कर लो, सब चीज़ों को लेके चलते हुए कर लो। अगर नहीं चलेगी तो एट द एंड तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो सोचोगे यार वो चीज़ मुझे पसंद थी बट मैंने करके देख ली, वो नहीं चली। ऐसा ना हो कि 70 साल की उम्र में हम कहानियां सुना रहे हो कि यार अगर उस पॉइंट में मैंने ये कर लिया होता ना, ये हो जाता, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जो चीज़ें हैं आज वक्त है कर लो, थोड़ा सा आउटिंग कम कर लो, वो काम कर लो। तो वो अपना शौक तो नहीं, ऑफ कोर्स अगर उसको करियर अपॉर्चुनिटी बनानी है तो वो चीज़ करके देख लो। अगर वो चीज़ चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो फिर आपको वो नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैंने तो अपना 100% दिया था, ये चीज़ मेरी नहीं चली। ये आई थिंक सो कि भाई ये होना चाहिए। तो दोस्तों के साथ बैठो आराम करो, या मतलब नहीं, दोस्तों के साथ आप बैठे हैं, दोस्तों की गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छी गैदरिंग बनाएं। बट आप अगर हर वक्त दोस्तों के साथ बैठे हैं और आप कुछ साइड हसल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका सर्वाइवल फॉर द लॉन्ग टर्म रहेगा। सो कुछ ना कुछ ऐसा कर लो कि भाई तुम बेहतरीन तरीके से तुम्हारी वो चीज़ चल जाए, अच्छी हो जाए। उसके बाद दोस्तों से ज़्यादा घूमो, वर्किंग डे में घूमो, फिर तो मसला नहीं है कोई। सही है। अच्छा, लास्ट कुछ बात ये थी कि अभी आपने इतना अचीव किया माशाल्लाह से, तो फ्यूचर आपका प्लान क्या है? और एक और इसके साथ इंटरलिंक क्वेश्चन ये कि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि भाई मेरी कोई लेगेसी हो उससे, तो आप क्या चाहेंगे कि अभी तो आप यंग हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी होता है ना यार मुझे लोग इस एक वर्ड से याद रखें, तो वो एक वर्ड क्या होगा और फ्यूचर प्लान्स क्या? यार अगर वैसे गोल पूछोगे ना तो वो कंटेंट क्रिएशन में तो इतना नहीं है ऐसा बड़ा गोल। कंटेंट क्रिएशन में सच बताऊं बहुत छोटा सा गोल लेके आया था 100 के सब्सक्राइबर्स का, वो जस्ट होने वाले हैं, 95 हो चुके हैं, तो वो तो अब अचीव होता हुआ नजर आ गया, तो अब नहीं पता उसके बाद क्या। सो जो मेन गोल है वो ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी है उसको बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाना है। कि मतलब अगर मैं बहुत एग्जैजरेट ना करूं तो एटलीस्ट कराची में शायरा फैसल पे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो हमारी और प्रॉपर कंपनी चल रही हो, मेरे अंडर कोई 500 एम्प्लॉयज हों और उन एम्प्लॉयज को ऐसी लग्जरी मिल रही हो जो मतलब जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में होती है। सो ये एक ड्रीम है, ये एक गोल है। आई होप कि अल्लाह ताला ये पूरा कराएंगे कभी ना कभी। सो ये एक गोल है, मतलब आई लव सीइंग के कंपनी भी ग्रो हो और मेरे साथ वो लोग जो अटैच्ड हैं वो भी ग्रो हो। तो ये व्लॉग्स आना बंद हो जाएंगे फिर? नहीं, और व्लॉग तो फिर और आएंगे ना, क्योंकि जब इतना लार्ज अमाउंट बोल रहा हूँ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे और इतनी अच्छी टीम और इतना सब कुछ चल रहा होगा, फिर तो आपको कभी व्लॉग केप टाउन में मिल रहा होगा, कभी आपको व्लॉग सिडनी में मिल रहा होगा, फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। एक मैं रिसेंटली जुनेजो की आप बात कर रहे हैं तो मैं उनकी पॉडकास्ट देख रहा था, तो कह रहे हैं कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ वो अचीव कर लेता है जो उसने सोचा हुआ होता है। जैसे अभी आप 100K की बात करें ना, फिर उसके बाद वो बोलता है अब क्या। तो ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ? यार व्लॉग्स में तो अभी हो चुका है ऐसा। हाँ कि ठीक है, मतलब वो चीज़ तो हो गई, अब 100K भी हो जाएंगे, 1 मिलियन हो गया आपका गोल था, फिर उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं रहती। अब क्या करना है। सो अब मेरा जो मूविंग फॉरवर्ड जो प्लान है ना 2026 का, वो ऑडियंस को भी आई होप के पसंद आएगा। वो ये है कि आई वांट टू प्रोड्यूस हाउ टू वीडियोस। और अभी तक जितने भी चैनल्स आपने देखे होंगे ना कंटेंट क्रिएटर्स के, उसमें हाउ टू वीडियोस अगर हैं तो वो खुद बता रहे हैं
आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर हूँ या फिर मैं इतना कोई एलिजिबल बंदा हूँ कि मैं कोई चीज़ सिखाऊं लोगों को। हाँ, मैं हाउ टू मेक अ व्लॉग बता सकता हूँ, हाउ टू मैनेज योर टीम बता सकता हूँ, बट हाउ टू प्ले दिस शॉट, हाउ टू प्ले दिस एंड दैट, फिटनेस, ये सब मैं भी किसी उस्ताद से सीखूंगा ना, ऑफ कोर्स। सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद दोज पीपल, जैसे कोचेस हो गए, एकेडमीज हो गई, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आवाम का फायदा हो, बच्चे जो कि मेरी ऑडियंस काफ़ी यंग जनरेशन है, सो आई वांट टू गिव बैक टू देम, कि भले उन कोलैबोरेशन से मेरा फ़ायदा ऐसा, जैसा मैं नहीं सोचता कि मेरा उसमें फ़ायदा हो या मैं कोई उनसे डील्स करूं। आई जस्ट वांट टू गो आउट, कोचेस के इंटरव्यू लिए, उनसे पूछा भाई जो बच्चों की क्यूरीज है ना उनको रिजॉल्व करना, ताकि बच्चों को बताओ कि भाई एक चैनल है क्रिकमिस्टेड, अपनी वीडियोस तो डालता ही है, साथ साथ ये वो वीडियोस भी डालता है, क्योंकि बहुत डीएम्स आते हैं कि उमर भाई आई एम 14 इयर्स एज, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करूं, ये वाले शॉर्ट पे फंसता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। सो आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है तो उसका अच्छा यूटिलाइजेशन इस तरीके से हो सकती है कि जितने भी कराची के कोचेस हैं, एकेडमीज हैं, वहाँ जाके उनके साथ कोलैबोरेट करके एक अच्छा कंटेंट लेके आए जो कि लोगों के लिए इंफॉर्मेशन में इजाफा करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ये हो, क्योंकि ये काम मैं भी कर रहा हूँ अभी, मैं भी कोचेस के पास जा रहा हूँ, डिफरेंट इंटरव्यूज प्लान स्केड्यूल कर रहा हूँ, तो वो बहुत विलिंग भी इन चीज़ों के लिए, तो आई होप आपको भी इसमें सक्सेस मिले। अच्छा, हमारा जो लास्ट एडिशन क्वेश्चन होता है वो हम हर गेस्ट से पूछते हैं, वो ये होता है कि अगर आपके पास पावर हो, अब वो आप क्रिकेटिंग फील्ड की भी बात कर सकते हैं, आप एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एंड यंग पर्सन आपने दोनों चीज़ों को देखा हुआ है डोमेस्टिक लेवल पे, तो अगर आपके पास पावर हो तो आप क्या एक चीज़ करेंगे टू चेंज पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम या क्रिकेटिंग फील्ड? यार मैं एजुकेशन सिस्टम में ही बात कर लेता हूँ, आई थिंक सो। क्रिकेटिंग मैं इतना पीसीबी स्ट्रक्चर में घुसा ही नहीं, कभी खेला नहीं। तो अगर मेरे पास पावर हो भाई, तो मैं ये करूँगा कि पढ़ाई, मतलब स्टडीज़ और करियर, इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि जो चीज़ आप पढ़ाई करते हो, आप फिर उसको मजबूरी में एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन परस्यू करने की दौड़ में लग जाते हो, क्योंकि आप सोचते हो यार मुझे जो करना है फील्ड से रिलेटेड करना है। व्हाट आई डू फील इज कि इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है, कोई भी स्किल उसकी ऐसी गेम चेंजिंग हो सकती है, लाइफ चेंजिंग हो सकती है, जिसको वो परस्यू करके बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी रिसेंटली मैंने बहुत मिसालें देखी हैं कि किसी ने इंजीनियरिंग मैकेनिकल की है, बट वो जो काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, कोई एआई में है, कोई ऑटोमेशन पे गया हुआ है, किसी ने कंप्यूटर साइंस किया है तो वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, या जस्ट लाइक मी वीडियो एजेंसी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने पढ़ाई की है वही आपका करियर बने। सो अगर ये चीज़ बचपन से बच्चों को बताओ ना, सो आई थिंक कि बच्चे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अब पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, स्टडी इसलिए नहीं करेंगे कि यार मुझे कुछ बनना है बड़ा होके। बेसिकली स्टडीज तो इवन आप अगर क्रिकेटर भी हो, तो आप अगर आप देखेंगे इंडियन क्रिकेटर्स को, तो वो एक बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए कि अगर आप हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को उनके अर्ली स्टेजेस में देखें और आप आज देखें उन्हें, उनकी वोकैबुलरी, इंग्लिश, बात करने का स्टाइल, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हम क्यों नहीं मैच कर पाते? क्योंकि क्या विराट कोहली पढ़ा लिखा है? आई डोंट थिंक सो। उसने 12 ईयर्स 12 भी मुश्किल से की है, बट वो एक्सपोजर उसको मिल गया, उसकी जो भी बीसीसीआई है उन्होंने डेफिनेटली दिया होगा कि वो अब दुनिया में कहीं भी जाता है तो ही इज लाइक बेस्ट बंदा है, बात करनी आती है, सारी चीज़ें हैं और नॉलेज भी बढ़ गई है। तो आई डू फील इज कि भाई पढ़ाई और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही, ये तो मतलब आपने करनी ही है ना। आप भले आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको फिर भी पढ़ना है ना। आपको तालीम हासिल करनी है ताकि आप में शऊर आए, आप आगे बात कर सकें और आप अपनी चीज़ को अच्छे से जो है पेश कर सकें। बट आपकी जो करियर है, आपका जो करियर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसी चीज़ पे लिंक्ड हो। और अब आप एमबीए कर रहे हैं तो आप ज़रूरी है कि अब आप यही कोई चीज़ करें। आप एमबीए करके अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके किसी बिजनेस रिलेटेड चीज़ में आ सकते हैं। तो बाउंड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जब बचपन से क्लियर होगी ना, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए और स्किल्स मेरी जो पॉलिश हो रही हैं वो करियर के लिए हो रही हैं, देन आई थिंक कि बहुत फ़ायदा होगा लोगों का, बच्चों का खासतौर पर। आई होप ये जो आपने बातें की हैं इससे भी बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो
और हो सकता है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि यही बात है ना, अगर हम एजुकेशन की बात करें स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे हो, कोई भी वहाँ पे ये आपको प्रमोट या इंकरेज नहीं करेगा कि आज तुम क्रिकेट को देखो और वैसा बनो। वो आपको उस लाइन में नहीं लगाएंगे, वो यही बताएंगे कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल लाइन से यहीं जाओ, और ये जाने का तरीका क्या है, एजुकेशन हासिल करो। तो ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आई होप कि लोग इसको देखें और मे बी कोई चेंज आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि एजुकेशन तो हासिल करनी ही है ना। हाँ। अच्छा देखें, दो नैरेटिव चलते हैं अभी ना, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि बहुत सा एक मजमा कहता है कि भाई डिग्री शिग्री छोड़ दो, बस कुछ स्किल हासिल करो, वो वही करो, डिग्री। ठीक है, हाँ, स्किल वर्सेस डिग्री। मुझे अच्छा लगता था वो शुरू में, मैं भी था कि यार बस डिग्री छोड़ दो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई बेकार होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता, वो एक यंग ब्लड होता है आपका दिमाग उस तरफ जाता है। लेकिन व्हाट आई डू फील नाउ इज के आप पढ़ाई छोड़ क्यों रहे हो, आप वो तो करो ना, वो आपका कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको पता है ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ले लेती है, आप उस पर रिलाय नहीं करो। हम लोग जो गलती करते हैं उस पर रिलाय करते हैं कि हाँ यार मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूँ ना, मैं खुद बन जाऊँगा कंप्यूटर, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा। आप खुद नहीं बनेंगे, आपको उसके साथ अपनी स्किल्स हासिल करनी होंगी, जितनी अच्छी स्किल्स हासिल करेंगे आप वो बनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप डिग्री तो करें ही करें, आप पढ़ाई तो करें ही करें, साथ साथ आप अपने आप को देखें कि आपने किस तरफ जाना है, आप वो चीज़ सीखें। तो बेशक आप अर्बन इंजीनियरिंग कर रहे हो, बेशक आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप वो सिर्फ एज अ डिग्री कर रहे हैं और आप अपना प्रोफेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड करना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं कोर्स करके, आप अपने पास वो एक्सपर्टीज ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई डिग्री ना करने वाला जो नैरेटिव है ना वो गलत है, छोड़ो नहीं, उसको भी करो और इसके साथ ये भी करो, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। वेलकम।